बहरहाल इस वक्त मैडम के जहन में तेज़ और गर्म आंधी के झक्कड़ चल रहे थे। मुख्तलिफ बातें भरकर आपस में गुटमुट हो रही थीं। सरदार खान को मुलाजमत से इस्तीफ़ा देने के फ़ौरन बाद ही रहमत अली से मिलने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? क्या वो दोनों आपस में अंदर से एक थे? और अगर नहीं तो फिर सरदार खान उसे हॉक्स बे की तरफ क्यों ले जा रहा था? उसे मालूम था कि रहमत अली के मुलाजिम होने के बाद उसके अपने दायरे इख्तियार में कमी आ गई थी। ऐसी सूरत में यह भी मुमकिन था कि वो रहमत अली को आइंदा दोस्त की बजाय दुश्मन की हालत में देखता। उसे मालूम था कि नाजो की सिफारिश पर ही रहमत अली को वो ओहदा मिला था। चुनांचा कहीं सरदार खान ने यह ना सोचा हो कि इससे पहले कि रहमत अली को उसके बारे में इल्म हो उसे भी रास्ते से हटा दिया जाए। मुमकिन है उसने तंजीम के इशारे पर रहमत अली को अगवा करने की साजिश मुर्तब की हो। आखिरी बार उसके आदमी ने यह बताया था कि उसके और सरदार खान के दरमियान सफ़ेद रंग की कार आ गई थी जिसका नंबर भी मैडम को नोट करा दिया गया। इसके बाद इसने दोनों गाड़ियों के इम्कानी तसादुम और फिर बाद में होने वाली सूरत हाल से भी आगाह किया था, लेकिन इसके बाद से मैडम को सूरत हाल का मुतलक कोई इल्म नहीं हुआ और वो 2 घंटों से बड़ी शिद्दत से उसकी कॉल का इंतज़ार कर रही थी। वो सफ़ेद कार के उन आदमियों के बारे में सोच रही थी जिन्होंने सरदार खान और रहमत अली को अपनी गाड़ी में मुंतकिल किया था। क्या वो सिर्फ ड्रामा था? क्या उन्हें अपने ताक़ुब की इतला मिल गई थी? लेकिन सफ़ेद रंग की कार का अचानक दरमियान में आ जाना क्या मायने रखता है? टहलते टहलते मैडम ने फ़ोन के करीब आकर रिसीवर उठाया और किसी का नंबर डायल करने लगी। राब्ता कायम होने में ज़्यादा देर नहीं लगी। दूसरी जानिब से किसी खातून ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी, हमदानी से बात कराओ। मैडम ने तहुक्माना लहजा इख्तियार किया। फिर मतलूबा शख्स से रब्ता होने पर उसने तेज़ी से कहा, तुम इस वक्त ज़्यादा मसरूफ़ तो नहीं हो? मुझे एक ज़रूरी काम पेश आ गया है। आप हुक्म दें मैडम, दूसरी जानिब से कहा गया। मुझे एक सफ़ेद रंग की कार के बारे में कुछ तफसील दरकार है। उसने कार का नंबर बताते हुए कहा, मैं ये जानना चाहूँगी कि इस कार का मालिक कौन है, उसका एड्रेस क्या है। आप इंतज़ार करें, मैं 10 मिनट बाद आपको कॉल करूँगा। मैडम ने रिसीवर रख दिया। फिर ठीक 10 मिनट बाद उसे हमदानी की कॉल रिसीव हुई। आपने जो नंबर बताए हैं मैडम, इस नंबर की कार का रजिस्ट्रेशन 2 साल कबल मनसूख कर दिया गया है, इसलिए कि उसे खटारा हो जाने के बाद कबाड़ी के हाथ फरोख्त कर दिया गया था और नंबर अभी तक किसी दूसरे को अलॉट नहीं हुआ। कार का मालिक और मॉडल क्या था? मैडम ने हाथ मलते हुए तेज़ी से दरियाफ्त किया था। वो 1960 की फोक्सवैगन थी। नहीं, मैडम होंठ चबाते हुए बोली, वो मेरी मतलूबा कार नहीं है। जिस कार के नंबर मैंने दरियाफ्त किए थे वो 1992 की करोला थी। फिर तो साफ जाहिर है कि उसे किसी साजिश के तहत गलत नंबरों से चलाया जा रहा है। लेकिन बात क्या है? अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें दोबारा फ़ोन करूँगी। उसने रिसीवर रख दिया। सफ़ेद रंग की कार के बारे में मालूमात हासिल कर लेने के बाद अब उसे यकीन हो गया था कि रहमत अली के साथ कोई साजिश ज़रूर हुई है। उसका ड्राइविंग सीट से हटना, फिर सफ़ेद कार का दरमियान में आना और सरदार खान और रहमत अली को उठाकर दूसरी कार में मुंतकिल करना इस बात का खुला सबूत था कि रहमत अली सरदार खान की साजिश में शरीक रहा होगा। इस ख्याल ने मैडम को हद दर्जा परेशान कर रखा था। वो बड़े गुस्से से बार बार अपने होंठ काट रही थी और कभी एक हाथ का मुक्का बनाकर दूसरे हाथ पर मारने लगती। अचानक उसकी दस्ती घड़ी पर झींगर की आवाज़ का सिग्नल मिला और मैडम की परेशानी पर नागवारी की अनगिनत आड़ी तिरछी लकीरें उभर आईं। उसने घड़ी की चाबी को हल्का सा घुमाकर तकरीबन 9 इंच ऊपर की जानिब खींच लिया। दरअसल वही 330 की फ्रीक्वेंसी थी जिसका इल्म गालिबन सरदार खान के ज़रिए गुमनाम तंजीम के सरबराह को हो गया था। इस फ्रीक्वेंसी से सिर्फ उसके एतमाद के 3 अफराद रहमत अली, सरदार खान और शमशेर खान वाकिफ़ थे। शमशेर खान उस शख्स का नाम था जिसे मैडम ने सरदार खान की निगरानी पर मामूर किया था। वो बर्लास इंटरप्राइजेज से दूर ही दूर रहकर मैडम के हर हुक्म की तामील करता था। उसके बारे में दफ्तर के किसी आदमी को इल्म नहीं था। हेलो, मैडम ने घड़ी का फासला मुंह से करीब करते हुए कहा, मेरा ख्याल अगर गलत नहीं है तो तुम इस वक्त बड़ी शिद्दत से मेरे बारे में सोच रही होगी। दूसरी जानिब से उसके नादीदा दुश्मन की बुर्राई हुई आवाज़ उभरी, कॉल करने का मकसद क्या है? मैडम ने हकारत भरे लहजे में दरियाफ्त किया। इतनी बेरुखी भी अच्छी नहीं, हम भी तुम्हारे चाहने वालों में से हैं। अगर ना होते तो अब तक। काम की बात करो, मैडम उसका जुमला काटते हुए बोली। उसका चेहरा खून की गर्दिश से तमतमा उठा था और ऐसा सिर्फ उसी वक्त होता था जब वो अपने गुस्से को बर्दाश्त करने से मजबूर हो जाती। मैं तुम्हें एक अहम इत्तला देना चाहता हूँ। बको वो गुर्राई, इनको आता है प्यार पर गुस्सा और मुझे गुस्से पे।
मैं इस वक्त फजूल बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। मुझे इल्म है कि तुम इस वक्त सिर्फ रहमत अली के बारे में सोच रही हो। इस बार संजीदगी से कहा गया, परेशान मत हो, वो इस वक्त मेरी कैद में है लेकिन खैरियत से है। ओ, मैडम ने चौंकते हुए कहा। गोया मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। सरदार खान ने उस पर भी पुश्त से वार किया है। मैं तुम्हारी जहानत की दाद देता हूँ, लेकिन अब सरदार खान के बारे में सोचना छोड़ दो। ये तुम्हारा मशवरा है या दरख्वास्त है? घड़ी के नन्हे माइक पर वही भुर्राई हुई मर्दाना आवाज़ उभरी। मैंने तुम्हारा हिसाब बराबर कर दिया है। क्या मतलब? मैडम ने चौंक कर सवाल किया। सरदार खान तुम्हारी नज़रों में आ गया था, इसलिए अब उसका कोई मुशरफ मेरे लिए बाकी नहीं रह गया, और शमशेर खान, उसकी जवान मौत पर भी मुझे वाकई दुख हुआ। मैडम ने जवाब देने के बजाय होंठ सख्ती से दांतों तले भींच लिए। रहमत अली के लिए परेशान मत हो, उसे कल रात किसी भी वक्त आज़ाद कर दिया जाएगा। ब्रेन वॉशिंग? मैडम ने तिल मिलाकर कहा। नहीं, ये टेक्निक बहुत पुरानी हो चुकी है और मैं जदीद तरीक़ों पर काम करने का आदी हूँ। रहमत अली को पहले इस पर गौर करने का मौका दिया जाएगा कि वो हंसी खुशी तंजीम में शरीक होने पर आमादगी का इजहार कर दे। इनकार की सूरत में उसे मजबूर कर दिया जाएगा, बिल्कुल इसी अंदाज में जिस तरह तुम मेरे इशारों पर नाचने पर मजबूर हो। शट अप! मैडम हलक के बल चीखी। मैं बेहूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी तुमसे तफरीह ले रहा हूँ, वरना तुम जैसी औरतों को ज़्यादा मुँह लगाना मेरे असूल के ख़िलाफ़ है। क्या तुम रहमत अली से मेरी बात करा सकते हो? मैडम ने गुफ्तगू का रुख बदल कर कहा। इतनी बेचैनी भी अच्छी नहीं, मेरी बात पर एतमाद करो, उसे कल रात तक आज़ाद कर दिया जाएगा। और हाँ, क्या तुम ये पसंद करोगी कि तंजीम में हंसी खुशी शमूलियत इख्तियार करने के बाद भी वो बरलास इंटरप्राइज से नथी रहे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मैडम ने जहरीले लहजे में जवाब दिया। मुझे तुम्हारा चैलेंज पसंद आया, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, अगर तुमने रहमत अली के सिलसिले में आड़े आने की कोशिश की तो इसकी सज़ा भी तुम्हें नहीं बल्कि रहमत अली को ही भुगतनी पड़ेगी। तुम जानती हो कि मेरी लुगत में रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। सुनो, मैं रहमत अली के सिलसिले में तुमसे सौदा करने को तैयार हूँ। मैडम ने तिल मिलाकर कहा। सॉरी, मैं तुमसे कोई सौदेबाजी नहीं कर सकता। घबराते हो या मेरी शख्सियत से खौफज़दा हो? मैंने तुम्हें कुछ छूट दे रखी है जो इस किस्म की बात कर रही हो। आइंदा हस्बे मुरातब का ख्याल रखना। तुम चाहो तो इसे मेरी तरफ से वार्निंग भी समझ सकती हो। फिर मैडम हेलो हेलो करती रह गई, लेकिन दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। मैडम ने झिल्लाकर घड़ी की चाबी को उसकी असली हालत में वापस किया, फिर किसी चोट खाई शेरनी की तरह दोबारा टहलने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद उसने कुछ सोचकर रहमत अली के घर फ़ोन करके उसकी बीवी को ये इतला दी कि वो एक ज़रूरी काम से शहर से बाहर गया है और उसकी वापसी कल रात तक हो जाएगी। रात के तकरीबन 10:30 बजे का अमल था। कमाल अहमद अभी तक अपने ख्वाबगाह में बिस्तर पर नींद दराज था। शाम से वो सरदार खान को कोई 3 बार फ़ोन कर चुका था, लेकिन हर बार यही जवाब मिलता था कि वो घर पर नहीं है। नाजो की मौत ने कमाल अहमद को तंजीम के सरबराह से बगावत पर आमादा कर दिया था, लेकिन वो अपनी बगावत का बरमला इजहार नहीं करना चाहता था। नाजो को शुमाले के सिलसिले में जिस काम पर लगाया गया था, इसकी इतला उन्हें मुतलक नहीं दी गई थी, वरना शायद नाजो को ख़ुदकुशी जैसे आखिरी इक़दाम का फ़ैसला न करना पड़ता। मगर अब पानी सर से गुजर चुका था। इंतकाम की आग कमाल अहमद को अंदर ही अंदर झुलसा रही थी। उन्होंने एक बार फिर सरदार खान से राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वही जवाब मिला कि वो घर पर नहीं है। फिर मान कमाल अहमद के जहन में एक ख्याल तेज़ी से उभरा, कहीं सरदार खान को भी नाजो ही की तरह रास्ते से हटा तो नहीं दिया गया। इस ख्याल के जहन में उभरते ही उन्होंने वाजिद का नंबर डायल किया। हेलो, दूसरी जानिब से वाजिद ने कॉल रिसीव की थी। मैं कमाल अहमद बोल रहा हूँ। कमाल अहमद ने संजीदगी से कहा। हमें नाजो के सिलसिले में अफसोस है, लेकिन अगर वो पुलिस की हिरासत में जाने के बाद ज़ुबान खोल देती तो तंजीम के बहुत सारे लोग कानून की नज़रों में आ जाते। जो होना था हो चुका है, कमाल अहमद ने सपाट लहजे में जवाब दिया। फिर बोले, टैक्सी में नाजो के साथ और कौन था? सरदार खान। मुझे उसी की तलाश है, कमाल अहमद ने बड़ी खूबसूरती से कहा। हालात के पेश नज़र कुछ दिनों के लिए उसका भी अंडरग्राउंड ही जाना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल मुतमईन रहें जनाब, सरदार को बिल्कुल ही अंडरग्राउंड कर दिया गया है। क्या मतलब? इंस्पेक्टर जैदी ने किसी हद तक उसका सुराग लगा लिया था। हो सकता है कि वो बच भी जाता, इसलिए कि टैक्सी की चोरी की इतला 12 घंटे पहले दर्ज कराई जा चुकी थी, लेकिन शायद उसने अपने बचाव की खातिर बजाते खुद ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया जो तंजीम के ख़िलाफ़ जा सकता था। मैं तफसील जानना पसंद करूँगा, कमाल अहमद ने तहुक्माना लहजे में कहा। सरदार खान ने मैडम की मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया था और इसके बाद उसने रहमत अली के साथ गालबन साजबाज करने की हमाकत की, जिसका इल्म किसी तरह बिग बॉस को हो गया।
और नतीजे के तौर पर उन दोनों को फार्म हाउस पहुंचा दिया गया। तुम्हें इसका हुक्म किसकी जानिब से मिला था? बिग बॉस ने कॉल किया था। क्या ज़रूरी है कि वो कॉल बिग बॉस ही की हो? कमाल अहमद ने तेज़ी से सवाल किया। ज़्यादातर अहकामात तो मेरी जानिब से मिलते हैं और तुम्हारे और सरदार खान के अलावा मेरी शख्सियत का तंजीम के साथ मेल जोल भी किसी और को नहीं मालूम। ऐसी सूरत में क्या ये मुमकिन नहीं कि वो फ़ोन? पहले हमें भी इस बात का शुबा हुआ था, लेकिन मखसूस कोड और फार्म हाउस के हवाले से हमें यकीन आ गया कि वो बिग बॉस ही हो सकता है, जो हर वक्त अपनी आंखें खुली रखने का आदी है। सरदार खान ने क्या बिग बॉस को इतला दिए बगैर ही मैडम की मुलाजमत छोड़ दी थी? कमाल अहमद ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। मुझे तफसील नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि सरदार खान तंजीम का एक मेंबर होने की हैसियत से मैडम की निगाहों में आ गया था। गौरी और जमशेद को ऐसी सूरत में फ़िलहाल किसी एक्शन से दूर ही रखने की ज़रूरत है। मेरा मतलब है सरदार खान ने जोश में आकर मैडम को उनकी असलियत से भी आगाह कर दिया हो। इसके बारे में बिग बॉस ही को बेहतर मालूम होगा। सरदार खान की मौत ही हमारे हक़ में बेहतर थी, लेकिन रहमत अली? कमाल अहमद ने धड़कते हुए दिल से पूछा। उसका क्या बना? हमें इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं मालूम, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ज़िंदा होगा। कोई ख़ास बात? बिग बॉस शुरू दिन से उसकी ज़ात में दिलचस्पी ले रहा है। ख्याल ये भी है कि उसे बी टीम में शामिल कर लिया जाएगा। क्या वो आसानी से रजामंद हो जाएगा? बिग बॉस की लुगत में रियायत, रहम और नामुमकिन के अल्फाज मौजूद नहीं हैं। वो चाहे तो ऐसे हालात पैदा कर सकता है कि रहमत अली के फरिश्ते भी हाथ जोड़कर तंजीम के साथ शामिल हो जाएंगे। मुझे मालूम है बिग बॉस अजीम है। कमाल अहमद ने होंठ काटते हुए बदस्तूर संजीदगी बरकरार रखी। क्या आपको अभी तक बॉस की जानिब से कोई इत्तला नहीं मिली? नहीं, शायद उसने नाजों की वजह से मुझे वक्ती तौर पर डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझा हो सकता है। बहरहाल तुम दोनों को फ़िलहाल मोहतात रहने का मशवरा देना मेरा फ़र्ज़ है, कमाल अहमद ने कहा। ख़ास तौर पर चीना को। वो बहुत जल्द अपनी खोपड़ी से आउट हो जाता है। मुमकिन है बॉस को इसकी यही खूबी पसंद हो जो अभी तक वार्निंग देने के बावजूद चीना के लिए कोई सज़ा तजवीज़ नहीं की गई। ऐसे एक बात मैं भी मानता हूँ, चीना की खोपड़ी जितनी छोटी है उसका दिमाग उतना ही तेज़ और बरक रफ्तार है। उसने मुतअद्दिद मौक़ों पर बहुत दूर ही से ख़तरे की बू सूंघ ली थी और फिर बाजी हमारे हक़ में पलट गई। मैं उसकी सलाहियतों की तारीफ़ बिग बॉस से भी सुन चुका हूँ, लेकिन शुमाला और मेजर आतिफ़ का मामला बेहद संगीन नौइयत का है, इसलिए हमारा मुहतात रहना ज़रूरी है। जब तक सांस तब तक आस। दूसरी जानिब से लापरवाही से कहा गया, मौत बरहक है। जिस वक़्त मुकद्दर में लिखी जा चुकी है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं टाल सकती। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद मेरा मशवरा है कि जब तक बिग बॉस या मेरी तरफ से कोई हुक्म न मिले, तुम और चीना सिर्फ अपने घर तक ही महदूद रहना। जैसे आपकी मर्ज़ी सर। कमाल अहमद ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। इन्हें सरदार खान की मौत से ज़्यादा अब रहमत अली के बारे में तशवीश थी। सरदार खान के बाद अब वही उनके काम आ सकता था। उन्हें मालूम था कि रहमत अली की शरियानों में खून की बजाय पिघला हुआ शीशा दौड़ता है। उसकी हड्डियां अहनी सलाखों से भी ज़्यादा मजबूत थीं और बाजी पलटने में तो उसका कोई जवाब नहीं था। इसका एतराफ़ हेल्थ क्लब के ग्रैंड मास्टर ने उसे ज़रूरी ट्रेनिंग देने के बाद किया था। कमाल अहमद को यह भी मालूम था कि बिग बॉस के यहाँ नामुमकिन का कोई लफ्ज़ नहीं है। वो हैरत अंगेज़ सलाहियतों का मालिक था। वो अगर चाहता तो रहमत अली को भी उसे हथकंडे इख्तियार करने के बाद अपने काबिल कर सकता था। तंजीम में सरदार खान की शमूलियत भी कुछ ऐसे ही अंदाज में हुई थी। उसके बूढ़े बाप को अगवा कर लिया गया, फिर सरदार खान को एक शख्स को कत्ल करने का हुक्म दिया गया, जिसके एवज़ उसके बाप की रिहाई का वादा किया गया। सरदार खान को बाप की जान बचाने के खातिर वो कत्ल करना पड़ा, जिसकी तमाम शहादतें मूवी तैयार करने का बंदोबस्त पहले ही किया जा चुका था। फिर बाप की रिहाई के बाद सरदार खान के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो तंजीम में शमूलियत इख्तियार कर ले। रहमत अली को भी साथ मिलाने की खातिर शुरू से पापड़ बेले जा रहे थे। उसे तंग दस्ती के हालात तक पहुँचाने की तमाम जिम्मेदारी बिग बॉस ही की थी। फिर उसे नाजों के ज़रिए बरलास इंटरप्राइजेस तक पहुँचाना और अब उसे ट्रैप करने की खातिर फार्म हाउस पहुंचा दिया गया। फार्म हाउस के बारे में कमाल अहमद को सिर्फ इसी हद तक मालूम था कि वो मुलीर के किसी देही इलाके में ज़ेर ज़मीन वाक़ है, लेकिन इसकी सही लोकेशन का इल्म वाजिद और चीना के सिवा किसी और को नहीं था। यकीनन कोई ऐसी ख़ास बात थी जो फार्म हाउस के सिलसिले में बिग बॉस ने कमाल अहमद के मुकाबले में वाजिद और चीना को तरजीह दी थी।
बहरहाल इस वक्त रहमत अली के बारे में मालूम होने के बाद कमाल अहमद को तशवीश के अलावा उम्मीद की एक और किरण नज़र आ रही थी। वो रहमत अली को तंजीम के ख़िलाफ़ उकसा सकता था। उसे यकीन था कि नाज़ों की वजह से रहमत अली उसके ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। ख़ुद कमाल अहमद ने भी रहमत अली को एक बार पुलिस की तहवील से छुड़ा कर अपना ममनून एहसान कर लिया था। SP रहमान से भी कमाल अहमद की गहरी वाकफ़ियत थी, लेकिन फ़िलहाल वो उसे तंजीम के ख़िलाफ़ नहीं भड़का सकता था। बिग बॉस के पास लामहदूद ज़राए मौजूद थे और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह थी कि उसके ख़िलाफ़ अगर कहीं कोई पत्ता भी खड़कता तो उसे इल्म हो जाता था। बगावत की सज़ा मौत, और वो भी इबरतनाक मौत से कम नहीं थी। कमाल अहमद का जहन शोलों की तपिश से भड़क रहा था। फिर मान उसके जहन में एक नुक्ता तेज़ी से उभरा। क्यों ना वो खुद अलग रहकर मैडम बल्लास और बिग बॉस को लड़ा दे। उसे मालूम था कि मैडम बिग बॉस से खुद नहीं मिली थी। हालात ने उसे वक्ती तौर पर उसके इशारों पर नाचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर मैडम को बिग बॉस की असलियत का इल्म हो जाए तो वो उसे एक लम्हा ज़ाया किए बगैर गोली मार देने से दुरेग भी नहीं करेगी। कमाल अहमद बल्लास इंटरप्राइजेज़ का कानूनी मुशीर भी था, इसलिए वो नाज़ों की मौत का सहारा लेकर मैडम को अपना हम ख्याल बआसानी बना सकता था। अभी वो मैडम के बारे में सोच रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी। हेलो कमाल अहमद, उसने रिसीवर उठाकर माउथ पीस में कहा। सरदार खान के सिलसिले में तुम्हारी तशवीश का मकसद क्या है? दूसरी तरफ से बिग बॉस ही था। नाज़ों के बाद पुलिस तफ्तीश करती हुई वहाँ तक भी जा सकती थी, चुनांचे मैंने यही मुनासिब समझा कि उसे मोहतात कर दूँ। परेशान मत हो, पुलिस अगर सरदार खान के घर तक पहुँची भी तो उसे वहाँ उसकी लाश भी नहीं मिलेगी, सर्द मोहरी से कहा गया। हार्ट फेल हो जाने के सबब सरदार खान अपनी कार में मुर्दा पाया गया है। उस वक़्त सदर थाने की तहवील में उसकी लाश मौजूद है। हो सकता है कि अब तक SP रहमान को उसकी इतला भी मिल चुकी हो। मैं यकीन से नहीं कह सकता, इसलिए कि मरने वालों के सिलसिले में मैं ज़्यादा सोचने और परेशान होने का आदी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ सर, मुझे खुशी है कि नाज़ों की अलमनाक मौत के गम के बावजूद तुम्हें तंजीम का ख्याल है, लेकिन एक बात मैं पसंद नहीं करता। बग़ैर मेरी इजाज़त के आइंदा ग्रोह के किसी आदमी से रब्ता कायम करने की कोशिश न करना। लेकिन मैं जितना कहा गया है सिर्फ़ इसी पर गौर करो। वैसे भी फ़िलहाल तुम्हें ज़हनी सुकून की ज़रूरत है। दूसरी जानिब से रब्ता ख़त्म कर दिया गया और कमाल अहमद ने इतनी शिद्दत से दांत पर दांत मार कर अपने गुस्से का इजहार किया कि उसके जबड़े भी सूज उठे थे। वाजिद से उसकी गुफ्तगू का इल्म इतनी जल्दी बिग बॉस को कैसे होगा, जबकि उसका ख़ास नंबर तंजीम के किसी फ़र्द को भी नहीं मालूम था। कमाल अहमद बड़ी संजीदगी से इस बारे में गौर कर रहा था।